शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम छिन टपक डम डम। आज हम करेंगे ऐसे 550 का रिवीजन। 550 है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। और क्यों नहीं देगा? जहाँ पे भी रिलेशनशिप की बात आती है तो बच्चों को दिक्कत होती ही होती है। ठीक है, आज मैं आपकी इस ऐसे की दिक्कत थोड़ी सी कम करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आपने कोई नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले हमने 2 क्वेश्चन ऐसे देखने हैं जिसका इस ऐसे से कुछ संबंध नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन देखने से पहले ही हमको ये तो समझना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसे ने बोला है कि अगर तुम्हारा एफआरएफ बताता है कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है, मतलब तुम्हारे एफआरएफ में डेफिनेशन दिया है रिलेटेड पार्टी का, तो वहाँ पे जाके देखो कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है। जैसे कि तुम्हारा एएस 18 हुआ या फिर इंड एएस 24 हुआ, अगर वहाँ पे डेफिनेशन है तो उसकी डेफिनेशन जाके देखो। लेकिन अगर कहाँ पे भी डेफिनेशन नहीं है तो मोटा मोटी आपने कुछ चीज़ें समझनी है कि रिलेटेड पार्टी क्या होती है। क्या चीज़ें हैं? अगर आप एक एंटिटी हो और कोई दूसरी एंटिटी आपको कंट्रोल करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है, तो ये दोनों एंटिटी तुम्हारे रिलेटेड पार्टी बनेगी। या फिर आप किसी और एंटिटी को कंट्रोल करते हो या किसी और एंटिटी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हो, तो ये भी तुम्हारी रिलेटेड पार्टी बनेगी। आपकी कंपनी की मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी जो है ना, वो भी तुम्हारी रिलेटेड पार्टी बनेगी। और ये मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी अगर किसी एंटिटी में वहाँ पे भी कुछ हायर लेवल का पोजीशन हेल्ड करती है, मैनेजमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी है, डायरेक्टर है, तो वो एंटिटी भी तुम्हारी रिलेटेड पार्टी बनेगी। तो मोटा मोटी इन बातों को आपने समझना है कि ये सारी रिलेटेड पार्टी होती है। इसके बाद में तुमने ये बात समझनी है कि रिलेटेड पार्टी जब भी आती है ना, तो ऑडिटर का काम बनता है कि उसने जो अकाउंटिंग किया है एंड उसका डिस्क्लोजर किया है ना, वो सही से है क्या, ये देखना है। यहाँ पे अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर से पहले ना उसको सबसे पहले देखना तो पड़ेगा कि जो रिलेटेड पार्टी है उसको सही से आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है। तो आइडेंटिफिकेशन बनता है, अकाउंटिंग बनता है, एंड डिस्क्लोजर ठीक से गया है कि नहीं गया है, ये चीज़ें ऑडिटर को देखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्क्लोजर है ना, इसके बारे में वो 2 क्वेश्चन है। कौन से 2 क्वेश्चन है? वहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एएस 18 के हिसाब से डिस्क्लोजर क्या देने हैं एंड इंड एएस 24 के हिसाब से क्या डिस्क्लोजर देने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि एग्जांपल हुआ कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। तो शहनशाह जो है ना, शहनशाह को अभिषेक बच्चन ने गुड्स सेल किए। ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपए के गुड सेल किए। ठीक है, तो इस केस में उसने क्या किया, अभी ये शहनशाह ने ना इसको सिर्फ 5,000 रुपीज़ ही पे किए। तो बाकी बचे जो 5,000 रुपीज़ है ना, तो इसने क्या किए, प्रोविज़न किया कि डाउटफुल डेट्स के लिए कि 5,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, और बाद में जाके ये 5,000 रुपीज़ को राइट ऑफ भी कर दिया। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना शहनशाह के बीच में एंड अभिषेक बच्चन के बीच में, तो अभिषेक बच्चन इसको बुक्स में क्या दिखाएगा, उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। कैसे दिखाएगा? सबसे पहले बताएगा किसके साथ ट्रांजैक्शन है, इसका नाम क्या है, शहनशाह, तो इसका नाम जाएगा शहनशाह। ठीक है, क्या ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल किए हैं, ये उसका नेचर हो गया, वो हो गया। उसके बाद कितने अमाउंट का है, 10,000 का है। ठीक है, 10,000 का। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च कितना है, लेट से 5,000 है। उसके बाद अगर प्रोविजन किया है, प्रोविजन कितने का किया है, 5,000 का प्रोविजन किया है, और उसको अगर बाद में जाके राइट ऑफ किया तो राइट ऑफ कितने का किया, राइट ऑफ या राइट बैक। तो मोटा मोटी इतने सारे डिस्क्लोजर आते हैं तुम्हारे एएस 18 के हिसाब से, और इंडेक्स 24 के हिसाब से भी इतने ही आते हैं, लगभग सारे आते हैं। बट इंडेक्स 24 का क्वेश्चन है ना, उसमें तुमने क्या बताना है पता है क्या? उसमें तुमने ये बताना है कि वहाँ पे एक एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन किसको है? एग्जम्पशन है गवर्नमेंट एंटिटी को। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एंटिटी बताया नहीं है कि गवर्नमेंट एंटिटी को एग्जम्पशन है। उन्होंने क्या बताया कि अगर गवर्नमेंट किसी एंटिटी को कंट्रोल करता है, जॉइंट कंट्रोल करता है, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है, या फिर गवर्नमेंट किसी और एंटिटी को कंट्रोल करता है, जॉइंट कंट्रोल करता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है, और ये एंटिटी गवर्नमेंट की वजह से इस एंटिटी की, ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी वाई एंटिटी एक्स एंटिटी की रिलेटेड पार्टी बनती है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट।
तो यहाँ पे एग्जम्पशन आता है कि इनको पूरा डिस्क्लोजर देना नहीं है इन रिलेशन टू कौन सी दो चीज़ें, इन रिलेशन टू जो ये गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन हुए हैं या फिर ये जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुए हैं गवर्नमेंट की वजह से, इसके रिलेटेड तुमने कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस हुआ 31 मार्च का, वो सारी चीज़ें। तो इसमें सिर्फ लिमिटेड डिस्क्लोजर देने हैं। डिस्क्लोजर कौन से देने हैं यहाँ पे तुमने बताना है। एक बात तुमने बतानी है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है, मतलब इस गवर्नमेंट का नाम, जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम बताना है और इसका रिलेशनशिप क्या है, इसका रिलेशनशिप भी तुमने साथ में बताना है कि ये गवर्नमेंट का रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद में तुमने बताना है ट्रांजैक्शन के बारे में आपने लिमिटेड डिस्क्लोजर देना है। कौन सा डिस्क्लोजर, यहाँ पे अगर एक ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है, बहुत सिग्निफिकेंट है ना, तो उस ट्रांजैक्शन के बारे में तुमने क्या बताना है, उसका नेचर क्या है एंड उसका अमाउंट क्या है। ठीक है, उसका नेचर एंड अमाउंट तुमने बताना है। एंड अगर बहुत सारे छोटे 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 ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट होते हैं ना, तो उस केस में तुमने उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इफेक्ट बताना है कि जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि ये मान लीजिए आपने परचेस किया है, ठीक है, तो परचेस में ना उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सटेंट बताना है आपने उसको, मतलब जैसे कि तुम्हारे पूरे परचेस के 5% परचेसेस तुमने गवर्नमेंट से परचेस किया है, ये बातें आती है। ये है तुम्हारे वो दो क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में हम अब जाते हैं जैसे 550 में, और 550 को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 550 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 550 में ना फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब रिलेटेड पार्टी में ना फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 550 का रिक्वायरमेंट है कि तुमने यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं 315 एंड 240 के हिसाब से। 315 क्या है तुम्हारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रॉमम, 240 क्या है तुम्हारा फ्रॉड के रिलेटेड ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये बातें है ना, ये बातें ध्यान में रखने, अपने कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करने हैं, रॉमम को आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद में जो आइडेंटिफाइड रॉमम है उसको रिस्पॉन्ड भी करना है। तो 315 एंड 330 के हिसाब से, 330 के हिसाब से तुमने रॉमम को रिस्पॉन्ड करना है एंड 315 के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। इसको बाद में हम जैसे 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 जाएगा इसको बाद में आके हम आखिरी में आके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात तो यहाँ पे आती है कि रिलेटेड पार्टी को तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिलेशनशिप को, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को, एंटिटी किसके साथ में रिलेशनशिप में है, तो कैसे अंडरस्टैंड करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तुम्हारी पसंदीदा बात आती है इंक्वायर करो मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट के साथ तुम क्या इंक्वायर करोगे, मैनेजमेंट के पास जाओ, पूछो मैनेजमेंट को, भाई मैनेजमेंट तू बता, तू किसके साथ रिलेशनशिप में है, क्या वो लास्ट ईयर वाली है, क्या करंट ईयर में कुछ चेंज है, क्या रिश्ता है तुम्हारा। उसके बाद में करंट ईयर में कुछ ट्रांजैक्शन है क्या, अगर है तो टाइप एंड पर्पस, पर्पस बोला मैंने प्रपोज नहीं, तो उसका टाइप एंड पर्पस क्या है। तो ये बातें आपने मैनेजमेंट से पूछनी है कि आइडेंटिफाई करो एंटिटी के रिलेटेड पार्टी, आइडेंटिटी ऑफ एंटिटी के रिलेटेड पार्टी, उसमें चेंजेस है क्या कुछ लास्ट ईयर से, उसका रिलेशनशिप का नेचर कैसा है, एंड ड्यूरिंग द ईयर वो ट्रांजैक्शन अगर कुछ हुआ है तो हुआ है तो उसका टाइप किस टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ है एंड उसका पर्पस क्या था वो ट्रांजैक्शन का, ये तुमने इंक्वायर करना है। उसके बाद में मैनेजमेंट को बोलना है अच्छा मैं चलता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को कुछ काम है। क्या काम है तुमको, तुमको ऑब्टेन करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, तुमको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है जो मैनेजमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। तो मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल लगाए हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को या ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने में, तो उसके रिलेटेड तुमने आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग या फिर डिस्क्लोजर के रिलेटेड जो कंट्रोल है ना उसको तुमने अंडरस्टैंड करना है। और साथ में तुमने आरपीटी के ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल के ऊपर के कंट्रोल भी देखने हैं। एंड अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आउटसाइड ओसीओबी है, मतलब क्या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर के कुछ ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर भी ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल कैसे होता है, उसके कंट्रोल कैसे है, ये बातें तुमने देखनी है। इसके बाद अगर तुमको समझता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप की वजह से एफएस में मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है, तो उस केस में तुमने डिस्कशन करना है मैनेजमेंट
डिस्कशन करना है एंगेजमेंट टीम के साथ, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक तो तुमको शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन विथ एंगेजमेंट टीम। इन्फॉर्मेशन क्या शेयर करनी है तुमने, यही जो तुमने इंक्वायरी में ऑब्टेन की है इन्फॉर्मेशन, लगभग सिमिलर इन्फॉर्मेशन है कि आइडेंटिटी ऑफ एंटिटी का, रिलेटेड पार्टी, उसका नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, सिग्निफिकेंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है उसका, ये सारी बातें तुमने एंगेजमेंट टीम को शेयर करनी है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम में तुमने क्या मैटर एड्रेस करने हैं, ठीक है। मगर मतलब अगर तुमको लगता है कि 315 240 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में या रिलेशनशिप में एफएस में मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है, तो उसमें तुमने एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करना है। उस डिस्कशन में कुछ मैटर को तुमने एड्रेस करना है। वो मैटर्स क्या है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीए अपने एंगेजमेंट टीम के साथ जाके बात करेगा, ठीक है। अभी इमेजिन करो कि तुम सीए हो, तुम एंगेजमेंट टीम के साथ जाके बात कर रहे हो, तो तुमने क्या करना है, तुमने क्या बातें करनी है उसमें। सबसे पहले नेचर एंड एक्सटेंट एंटिटी के ट्रांजेक्शन्स विथ रिलेटेड पार्टी, एंटिटी जो अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करती है उसका नेचर एंड एक्सटेंट तुमने कम्युनिकेट करना है। उसके बाद में तुमने बोलना है कि एंगेजमेंट टीम, हमेशा तुम्हारा एंटेना ऑन रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि मिस स्टेटमेंट, पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट तुमसे छूट जाए इसका चांसेस है। तो इसमें तुमने हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम करना है अपने। इसमें तुमने कुछ चीज़ों के ऊपर ठीक से ध्यान देना है। कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं या फिर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, जो क्या करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शंस दैट मैनेजमेंट हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज। मतलब क्या, कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो रिलेटेड टू क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन है, जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किए या फिर तुमको डिस्क्लोज नहीं किए, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या है, हमको आगे जाके देखने हैं, ठीक है। उसके बाद में तुमने देखना है कि इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट अटैच करता है टू क्या, आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। तो रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंस देता है कि इसको आइडेंटिफाई करने में, इसका अकाउंटिंग करने में, इसका डिस्क्लोजर देने में कितना इंपॉर्टेंस अटैच करता है। एंड इस केस में रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस क्या है, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स है क्या, इसके ऊपर भी तुमने ध्यान देना है। और साथ में तुमने देखना है कि कुछ कुछ जगह पे रिलेटेड पार्टी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे तुमने देखना है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस एंटिटी बोला है ऐसे ने, स्पेशल पर्पस एंटिटी अगर मैनेजमेंट ने कुछ कुछ कंट्रोल किया है तो उसके ऊपर देखना है तुमने। या फिर कुछ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एंटिटीज एसेट्स, जो ट्रांजैक्शन को किया है टू फैसिलिटेट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एंटिटी एसेट, ये किसके बीच में हो सकते हैं, एंटिटी या मेंबर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि मैनेजमेंट का कुछ एक मेंबर है जिसके साथ में एंटिटी ने ट्रांजैक्शन की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसेट के बदले में एसेट एक्सचेंज करने का, तो इस केस में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एंटिटी एसेट होने के चांसेस है। तो यहाँ पे भी तुमने ध्यान दे के चलना है, स्पेसिफिक कंसिडरेशन, तुमने स्पेसिफिक बातें देखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने क्या देखा, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप को या फिर ट्रांजैक्शन को। तो हमने देखा, पहले मैनेजमेंट से हमने इंक्वायरी की, उसके बाद में हमने कंट्रोल लगाए, कंट्रोल देखे कि कंट्रोल कैसे है। उसके बाद में हमने एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस किया, डिस्कशन में हमने क्या देखा, नेचर एंड एक्सटेंट हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने बोला उनको कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम करो, कुछ सर्कमस्टांसेस एंड रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, उस पर ध्यान दो। एंड इम्पोर्टेंस देखो कि मैनेजमेंट कितना अटैच करता है आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर के बारे में। एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो सकता है, इसके ऊपर ध्यान दे दो। एंड स्पेसिफिक कंसिडरेशन होंगे जहाँ पे रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि स्पेशल पर्पज एंटिटी है जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल किया है, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं मेंबर ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटिटी के बीच में जिसको अरेंज किया है टू फैसिलिटेट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एंटिटीज एसेट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सिर्फ यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा ना, सिर्फ ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मैटर एड्रेस करने हैं इन डिस्कशन विथ एंगेजमेंट टीम, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में क्या है, हमने देखा था कि रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट तुम अगर
कुछ देख रहे हो ना, तो तुमने यहाँ पे क्या करना है, ऐसा हो सकता है कि तुमको रिलेटेड पार्टी या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझ में आए जो मैनेजमेंट ने पहले आइडेंटिफाई नहीं किए हैं या फिर आइडेंटिफाई किए बट तुमको डिस्क्लोज नहीं किए। तो उस केस में तुमने अलर्ट रहना है। तो मेंटेनिंग अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन व्हेन रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, उस केस में क्या है, तुमने ऑडिटर शाल रिमेन अलर्ट व्हेन इंस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से तुमने ध्यान देना है। यहाँ पे तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे तुमको ऑडिटर को समझेगा कि एंटिटी के रिलेटेड पार्टी है या रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन है, कौन से रिकॉर्ड से तुमको समझेगा, ठीक है। कौन से रिकॉर्ड से समझेगा, बैंक, लीगल एंड थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। बैंक क्यों आया यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो बैंक का जब लोन लेने जाते हो ना तो वहाँ पे गारंटर आता है, ठीक है। अगर गारंटर आता है तो गारंटी कौन देता है, तो जनरली अगर सब्सिडरी कंपनी है ना तो होल्डिंग कंपनी देता है या फिर रिलेटेड ही देगा ना, कोई बाहर का बंदा नहीं देगा। तो बैंक, लीगल एंड थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट तुमने देखने हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग TCWG के शेयर होल्डर के मिनट्स ऑफ मीटिंग देखने हैं एंड सच अदर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स तुमने देखने हैं। जैसे कि इंटरनल सोर्सेज से तुमको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड मिल सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज से क्या मिलते हैं, एंटिटी के रिकॉर्ड या फिर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आउटसाइड OCOB। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आउटसाइड OCOB मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर के कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे तुमको आंसर को कट करना है, इसके ऊपर वाला है आंसर लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि एंटिटी के रिकॉर्ड्स क्या होंगे, एंटिटी के कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो एंटिटी के रिकॉर्ड को सबसे पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है ना, दिमाग लगा के ठीक से सिर्फ शांति से समझो इसको, क्या है, ITR है, जिससे तुमको समझ में आएगा कि रिलेटेड पार्टी कोई है क्या। इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट होंगे, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से तुमको समझेगा, शेयर होल्डर के रजिस्टर से समझेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्रोस्पेक्टस वगैरह जो रेगुलेटरी फाइलिंग होते हैं वहां से। इन सारी एंटिटी के डॉक्यूमेंट से तुमको समझेगा कि यहाँ पे कोई और रिलेटेड पार्टी है क्या। कौन से डॉक्यूमेंट है देखो, सिर्फ सुनते जाओ आराम से, ठीक है, याद आपको आ जाएंगे रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ITR है, ठीक है, या फिर देखो कि उसका जो इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, या फिर देखो कि शेयर होल्डर का रजिस्टर है, या फिर स्टेटमेंट है जहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका स्टेटमेंट है। फिर देखो कि इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है, या फिर प्रोस्पेक्टस वगैरह जो है, जो रजिस्टर जो शेयर होल्डर का रजिस्टर हुआ, प्रोस्पेक्टस वगैरह क्या है, रेगुलेटरी फाइलिंग है। तो ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है, ये एंटिटी के रिकॉर्ड्स होते हैं, इसको तुमने ठीक से देख के चलना है। ये इंटरनल सोर्स हुआ। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, जैसे कि पब्लिक के रिकॉर्ड से क्या हो सकते हैं, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रीज, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, रेगुलेटरी फाइलिंग्स, ये सारी बातें आती है। पब्लिक में जो रिकॉर्ड अवेलेबल है एक्सटर्नल, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रीज, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, रेगुलेटरी फाइलिंग्स। उसके बाद में कुछ एडिशनल कंसिडरेशन भी तुमने ध्यान में रख के चलने हैं। क्या है, जैसे कि WR तुमने ऑब्टेन करना है मैनेजमेंट से कि जो आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी है वो कंप्लीटली आइडेंटिफाई, उसका कंप्लीटनेस देखो। इंडस्ट्री का नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए एंड साथ में तुमने प्रोफेशनल जजमेंट भी लगाना है। तो यहाँ से तुमको समझेगा, क्या समझेगा कि कुछ ऐसे रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस है क्या, रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस है क्या जो मैनेजमेंट ने तुमको डिस्क्लोज नहीं किए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तुमको, और प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप। तो उस केस में अगर तुमको आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर तुमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप है, तो तुमने क्या करना है। अभी मान लो कि तुम ऑडिटर हो, ठीक है, तुमने डिटरमाइन किया है कि कुछ ट्रांजैक्शन है, कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो सबसे पहले ना उसको कंफर्म करो, सबसे पहले उसको कंफर्म करो कि सर्कमस्टांसेस कंफर्म करते हैं क्या एग्जिस्टेंस ऑफ सच ट्रांजैक्शन। जैसे ही तुम्हारा कंफर्म हो जाता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन है,
तो प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करो अपने टीम को तुमने कम्युनिकेट करना है। उसके बाद में रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को टू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजेक्शन्स विथ न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। देखो, सबसे पहले तुम अपने टीम को बताओगे, क्यों? क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि ये रिलेटेड पार्टी है तो उनके ऑडिट प्रोसीजर्स वो उसके हिसाब से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में तुमने जाना है मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट को बताना है। सबसे पहले मैनेजमेंट को ये बताओ कि ये जो रिलेटेड पार्टी हमने आइडेंटिफाई किया ना, उस रिलेटेड पार्टी के साथ में जितने ट्रांजेक्शन हुए ना तुम्हारे, वो सारे ट्रांजेक्शन तुम सबसे पहले हमको दे दो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ऑल द ट्रांजेक्शन्स विथ न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, ठीक है। उसके बाद में उससे पूछो कि भाई कि तुम्हारे जो कंट्रोल थे ना वो क्यों फेल हुए, तुम क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये रिलेटेड पार्टी जो हमने आइडेंटिफाई किए है ना वो तुम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, तो तुम्हारे कंट्रोल क्यों फेल हुए। Why control failed to enable identification or disclosure of related party transaction और relationship, तो वो इंक्वायर करना है। उसके बाद में जो यहाँ पे उसने तुमको ट्रांजेक्शन दिए है ना उसके साथ में, वो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर तुमने मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। परफॉर्म करो मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। उसके बाद में तुमने रिकंसिडर करके चलना है रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटेड पार्टी। क्यों रिकंसिडर करना है, रिकंसिडर करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट ने एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप तुमको नहीं बताया, ये तुमको समझ गया है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन है जो तुमको पता नहीं है। इसकी वजह से तुमको वहाँ पे रिस्क को रिकंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि मैनेजमेंट ने जो किया है ना, जो डिस्क्लोजर नहीं दिया है ना तुमको, वो इंटेंशनल है, अगर वो इंटेंशनली नहीं दिया है तो मैनेजमेंट तो गए हो, फिर इवेल्यूएट करो इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट, ठीक है। क्या पॉइंट हुए हमने क्या पॉइंट देखे कि सबसे पहले तुमको कुछ अनडिस्क्लोज या फिर अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप मिल जाते हैं, तुमने डिटरमाइन किया, तुमने कंफर्म किया उसका एग्जिस्टेंस। उसके बाद में अपने टीम को प्रॉम्प्टली बताया, मैनेजमेंट को बोला कि सारे ट्रांजेक्शन्स तो हमको आइडेंटिफाई करा और हमको बता। और उसके बाद में ये भी पूछा, ये भी इंक्वायर की कि कंट्रोल जो है ना वो कंट्रोल क्यों फेल हो गए तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन्स मैनेजमेंट ने तुमको बताए या फिर तुमको जो समझ में आते हैं, जो भी तुमको ट्रांजेक्शन पता चल जाते हैं उसके बीच में, उसके ऊपर तुमने परफॉर्म करना है मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एंड साथ में तुमने रिकंसिडर करना है रिस्क, किसके रिलेटेड, विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटेड पार्टीज। एंड अगर तुमको लगता है कि जो नॉन डिस्क्लोजर था वो मैनेजमेंट का इंटेंशनल था, तो इवेल्यूएट इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा था, क्या छोड़ा था हमने छोड़ा था कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आउटसाइड ओसीओबी, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से, तुम एग्जांपल दे दो कि कौन से अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है जो आउटसाइड ओसीओबी है, कौन से ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हम नीचे से आते हैं, ठीक है, नीचे से क्यों आते हैं, थोड़ा इजी जाएगा। जैसे कि सेल के बारे में देखो, तुम और तुम्हारा रिलेटेड पार्टी के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुए, तो मोस्टली सेल के कुछ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। तो ये आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जैसे कि मैं एंटिटी हूँ और मैं रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको सेल कर दूँगा विथ कमिटमेंट टू रीपरचेस। क्यों? मैं सेल करूँगा तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा बोनस मेरे को मिल जाएगा, तो मैं खुश हूँ। सामने वाला क्यों करेगा? क्योंकि उसको हो सकता है टैक्स वगैरह का बेनिफिट मिल जाए परचेस करके, ये बातें आती है। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जिसको बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स जैसे कि सेल्स विथ कमिटमेंट टू रीपरचेस, या फिर ऐसे सेल्स जो अनयूजुअल लार्ज डिस्काउंट या फिर रिटर्न्स पे किए जाते हैं, ठीक है। अनयूजुअल लार्ज डिस्काउंट मतलब मैं सेल करूँगा बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे, फिर हम बोलेंगे आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। उसके बाद में कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे मैनेजमेंट सर्विसेज होती है या फिर लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस होता है, जिसमें कंसीडरेशन एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब कि वो सर्विसेज होती है, मैनेजमेंट की सर्विसेज होती है, वो सिर्फ बुक करेंगे, एक्सपेंस को बुक करेंगे, कुछ पैसा, नो कंसिडरेशन इज एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें कौन सी देखी, सर्कुलर अरेंजमेंट जहाँ पे सेल विथ कमिटमेंट टू रीपरचेज,
सेल जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है, या फिर सेल्स रिटर्न होते हैं, या फिर मैनेजमेंट सर्विसेज, लीजिंग ऑफ प्रीमाइस जिसमें कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म है ना उसको चेंज किया जाता है बिफोर एक्सपायरी। देखो क्या मस्त प्लान है ना, कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ट्रांजेक्शन करो और वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज करो जस्ट बिफोर एक्सपायरी, ठीक है। या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको ऑफशोर एंटिटी के साथ किया जाता है, जहाँ पे ऑफशोर एंटिटी मतलब क्या, किसी दूसरे कंट्री में वो एंटिटी को इस्टेब्लिश करेंगे वो ट्रांजेक्शन को रूट करने के लिए। वो जो कंट्री होगा वहाँ पे जो कॉर्पोरेट लॉज है ना वो वीक होंगे, तो उसके अगर ऑफशोर एंटिटी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन किया है, या फिर कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शंस जैसे कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, एक्विजिशन हुआ, मतलब तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी वो सारा चेंज हो रहा है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन तुम्हारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर वाले ट्रांजेक्शन है, ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। अगर अगर तुमको आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर तुमको आइडेंटिफाई हो जाते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऊपर वाले कुछ केसेस में, तो ऑडिटर क्या करेगा, मतलब कि क्वेश्चन आएगा क्या, कि अगर तुमको आइडेंटिफाई हो जाते हैं सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर ना सबसे पहले ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल जाके देखेगा कि इसको किसने ऑथराइज किया है, किसने अप्रूव किया है। तो सबसे पहले ऑडिट एविडेंस लो कि इसको किसने ऑथराइज किया है, इसको किसने अप्रूव किया है। उसके बाद में ना जो कॉन्ट्रैक्ट पे वो बने ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करो, इवेल्यूएट करो कि उसमें बिजनेस रैशनल है क्या, क्या वो सच में बिजनेस रैशनल है क्या, या फिर गफला करने के लिए बनाया है, ये तुमने देखना है। एंड उसके बाद में तुमने देखना है कि क्या टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंसिस्टेंट है विथ मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन, जो मैनेजमेंट ने तुमको एक्सप्लेनेशन दिया है, एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो टर्म्स है वो मैच करते हैं क्या, अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है। और तुमने देखना है कि वो ट्रांजैक्शन जो है ना क्या उसको प्रॉपरली अकाउंट किया है क्या, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले जो ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल था उसके ऊपर सबूत ले लो, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था ना उसको इंस्पेक्ट करो कि उसमें बिजनेस रैशनल है क्या, मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन तुम्हारे टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ मैच करता है क्या, और तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉपरली अकाउंटिंग किया है क्या। इसमें आता है तुम्हारा ऑडिट बाबू स्पेशल। सेम केस होती है रिव्यू के केस में, ESRE 2400 रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कुछ प्रोसीजर्स तुमने परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे भी तुम, यहाँ पे ऑडिटर की जगह सिर्फ आएगा प्रैक्टिशनर, वो क्या करेगा, अलर्ट रहेगा पोटेंशियल अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन्स को लेके, और साथ में अगर उसको भी आइडेंटिफाई होते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड OCOB, तो उसने क्या करना है, इंक्वायर। इंक्वायर क्यों करना है, क्योंकि हमने देखा है कि SRE में मोस्टली दो मेजर प्रोसेस होते हैं, एक इंक्वायरी एंड दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर। तो इंक्वायरी करोगे अबाउट क्या, कि वो ट्रांजैक्शन है उसका नेचर क्या है, क्या उसमें पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी है क्या, एंड उसमें बिजनेस रैशनल है क्या। तो एक सिर्फ पॉइंट कॉपी पेस्ट है बिजनेस रैशनल वाला, दूसरे बहुत जनरल पॉइंट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ RP, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मोटा मोटी जैसे 550 खत्म होता है, सिर्फ एक छोटी सी बात बचती है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे तुमने WRO ऑब्टेन करना है कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को सारे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज किए हैं, और वो सारे ट्रांजैक्शन को ठीक से अकाउंटिंग किया है एंड डिस्क्लोज किया है। फिर तुमने कम्युनिकेशन करना है TCWG को सिग्निफिकेंट मैटर एंड डॉक्यूमेंटेशन में, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तुमने डॉक्यूमेंट करके चलना है। यहाँ पे एक बार मैं तुमको लिंक कराता हूँ, यहाँ पे हमने जो देखा था ना रिलेटेड पार्टी में हमको क्या करना था, रैप करना था, रिलेटेड एक्टिविटीज करने थे, रोमम को असेस करना, आइडेंटिफाई एंड असेस करना था, एंड रिस्पॉन्ड करना था रोमम को। तो रिलेटेड रैप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ रोमम जो है ना, रैप में तुमने क्या किया, जो तुमने अंडरस्टैंडिंग किया एंटिटी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप का, मेंटेन किया अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन इन रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें तुमने की। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम में ना तुमने रोमम को कैसे असेस करना है, देखो अगर कुछ रिलेटेड पार्टी तुमको डोमिनेंट पोजीशन पे है, मतलब तुमको कंट्रोल करती है, मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ में जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो ठीक से ऑथोराइज नहीं होते, ठीक से अप्रूव नहीं होते हैं, या फिर
रिलेटेड पार्टी खुद उसको इतना डोमिनेट करती है कि मैनेजमेंट के हाथ में कुछ ज़्यादा चीज़ें बचती नहीं है, तो उस केस में रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स में यही सारी चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें हैं रिस्पॉन्स में? जो तुमको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं आउटसाइड ओसीओबी, जो हमने यहाँ पे देखा, ये तुम्हारा क्या है, ये रिस्पॉन्स है ना, कि तुमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट किया, या फिर और तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है, ये रिस्पॉन्स है। अगर तुमको आइडेंटिफाई हो जाता है अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो ये भी तुम्हारा रिस्पॉन्ड है, ये भी तुमने रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ये से 550 आधे घंटे में किया, लेकिन पूरा घुस के किया। मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन इसमें से बनने चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो ऐसे एक दो क्वेश्चन आते हैं जो नहीं बनेंगे यहाँ से, लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, एक लाइक कर दो ना दोस्त, मज़ा आ जाएगा मुझे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।